बदले में हमें वेतन मिलना चाहिए। मोदी ने जब शुरुआत में क्या कहा कि ये कोरोना योद्धा है, हमें कोरोना योद्धा का नाम दिया, तो कोरोना योद्धा है तो जनता को कह दिया भाई इनके लिए ताली बजा दो, इनके लिए थाली बजा दो, इनके लिए शंख बजा दो। फिर सेना को भी कहा कि कोरोना योद्धाओं के लिए हेलीकॉप्टर से फूल बरसाओ। सेना आ गई फूल बरसाने के लिए। हम ये कह रहे हैं मोदी जी, खट्टर जी, कोई बात नहीं, फूल वूल की कोई बात नहीं है। फूल तो हम आपको पहुंचा देंगे, फूल तो हम आपको दे देंगे, आपको हमें वेतन दे दो। इतना ही कह रहे हैं हम, और कुछ नहीं कह रहे हैं। दौरान जब सब आदमी अपने घरों में है, सरकार ने भी सबको सलाह दी है कि आप अपने घर में रहो। हम यहाँ पे सड़क पे बैठने के लिए कैसे मजबूर हुए, ये तो हम सब जानते हैं कि हमें मजबूरी क्या आई, कि सरकार ने किस तरह से एक के बाद हमारे ऊपर इतने काम लादे जो कि हमारी कैपेसिटी से, हमारी क्षमता से बाहर थे। वो तमाम काम हम नहीं कर सकते। फिर उन काम को करने में जितनी समस्याएं हमें आई, उन समस्याओं के समाधान के लिए भी सरकार ने कुछ नहीं किया। उल्टा ये ज़रूर किया कि जो पहले से हमें कुछ जो पेमेंट का जो तरीका था, जो हमें प्रोत्साहन राशियाँ मिलती थी, उन राशियों में कैसे कैंची चलाई जाए, कैसे उसमें कटौती किया जाए, इसका जरूर काम इस कोविड के दौरान सरकार ने किया है। हमें सहूलियतें क्या क्या दी जाएं, इसके बारे में कोई बात नहीं करी। जब ये कोविड आया तो शुरुआत में तो कहा कि आपको सर्वे करना है, आपको जो बाहर से आ रहे हैं ट्रैवल हिस्ट्री जाननी है उन लोगों की, आपको उनका, किसी को सिम्टोमेटिक कोई मरीज है, किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, किसी को बुखार है, आपको उसकी रिपोर्ट विभाग को देनी है। और यदि उसमें कोई ऐसा संदिग्ध मरीज मिलता है तो हमें उसका कोरोना का टेस्ट कराना है। शुरुआत में हमारी ये ड्यूटी लगाई, फिर उसमें एक करके और बहुत सारे काम जोड़ते चले गए। और यहाँ तक कि भी हुआ है कि कहीं पे तो अभी आप लोगों ने ही बताया कि कोविड का जो सेंटर है उसमें 8 घंटे तक आशा की ड्यूटी लगा दी। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आशाओं की ड्यूटी मंडी में लगा दी कि मंडी में जो है आशा वहाँ पे खड़ी रहेंगी। कैथल जिले में जो नाके थे, चौकियाँ थी, वहाँ पे आशाओं की ड्यूटी लगा दी कि आप पुलिस के साथ यहाँ नाके पे, चौकी पे यहाँ खड़े रहोगे। आप यहाँ देखोगे कि कौन बाहर से आ रहा है, कौन बाहर से जा रहा है। ये आशा का काम नहीं था। फिर जो है ये कहा कि जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं है, आप राशन कार्ड का सर्वे करो। हमारे सामने सवाल ये पैदा हुआ कि हम मंडी में ड्यूटी करें, हम नाके पे ड्यूटी करें, हम राशन कार्ड का सर्वे करें कि हम कोविड का सर्वे करें, हम कौन सा सर्वे करें। और ये सारे सर्वे करते हुए असल में जो आशा के काम थे, जो गर्भवती महिलाओं की देखभाल का काम था, बच्चों के टीकाकरण का काम था, या अपने विभाग की और तमाम काम थे, वो भी बेहद ज़रूरी काम थे। और ऐसा नहीं है कि कोविड आ गया तो वो तमाम काम रुक गए, वो तमाम काम भी हमारे कोई रुके नहीं थे, वो भी चल रहे थे। तो जब इस सारे बर्डन को देखें तो आशा को ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई कौन सा काम करे। अलग अलग डिपार्टमेंट ने अलग अलग लेटर जारी कर दिए, ये मान के कि भाई ये तो वर्कर हैं, ये फ्री के वर्कर हैं, ये खाली वर्कर हैं। एक डिपार्टमेंट का काम ना करे तो वो चिट्ठी जारी कर दे, दूसरे का काम ना करे तो वो चिट्ठी जारी कर दे। आशा तो एक ही है, वो तो एक ही जगह पे रह सकेगी। ये हम सब लोगों को समस्याएं आई। जब हम घर घर गए काम करने के लिए, तब भी हमने घर घर जाते हुए हमने ये देखा कि कोई हमें जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है, कोई ये ईमानदारी से बताने के लिए तैयार नहीं था कि मैं दिल्ली से आया हूँ, कि मैं मुंबई से आया हूँ, कि मैं अमेरिका से आया हूँ, कि मैं कनाडा से आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। हमें पता था कि वो कल आया है, आज आया है, शाम को आया है, सुबह आया है, लेकिन उन्होंने हमें प्रेशराइज किया ये कहने के लिए कि नहीं आप इसमें लिखोगे कि मैं तो 10 दिन से आया हूँ, क्योंकि वो क्वारंटीन नहीं रहना चाहते थे, वो आइसोलेट नहीं होना चाहते थे। बहुत सारी जगह पे ऐसी भी समस्याएं आई, लेकिन एक बड़े हिस्से ने जनता के हमें समर्थन भी दिया, हमें सही जानकारियाँ भी दी, वो भी एक पक्ष है। लेकिन जहाँ जहाँ पे हमें समस्याएं आई, हम अपनी समस्याओं की बात कर रहे हैं। इस तरह से कितनी ही जगह पे आशाओं को मार पिटाई का सामना करना पड़ा। सोनीपत में हमारी आशा को गंभीर चोट आई, न केवल उसको गंभीर चोट आई, उसकी जो बेटी है
उसका सिर पूरा फट गया, उसके सिर में 15 से ज़्यादा टाँके आए। वो बहुत दिन तक हॉस्पिटल में रही, सीरियस रही, बड़ी मुश्किलों से उसका वहाँ पे इलाज हुआ। वो अब जाके ठीक होके अपने घर पहुँची है। ये हमारी तमाम समस्याएं हैं। आशाओं के लिए एक स्पेशल ऐप बना दिया सरकार ने फटाफट। जब लॉकडाउन शुरू हुआ उसके 5 दिन के अंदर वो चिट्ठी आ गई थी हमारे पास ऑनलाइन काम करने की। ऐप आ गया हमारे पास कि आप ऑनलाइन जो है काम करके देंगे। ऐप का नाम था आशा सर्वेक्षण ऐप। लेकिन हमारे पास कोई फ़ोन नहीं, हमारे पास कोई डाटा नहीं, हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं। बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी डाटा के, बिना किसी फ़ोन के हम कैसे काम कर सकते हैं। उन्होंने काम लेने के लिए इतना फटाफट सब कुछ किया। लेकिन 2018 में 2 फरवरी 2018 को जब अपने आंदोलन के बाद हमारा सरकार के साथ समझौता हुआ, 8 मांगों पे सहमति बनी। उन 8 मांग में एक बात तो ये भी थी कि भी हमें जो है एंड्रॉयड फ़ोन दिया जाए। तो एंड्रॉयड फ़ोन दिया जाए, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हम जब भी जाते हैं तभी कहते हैं कि हम आपको फ़ोन देने ही वाले हैं, बस खरीदारी चल रही है, अभी आ जाएगा 2 महीने में आपका फ़ोन। पिछले 2.5 साल से सरकार के वो 2 महीने पूरे नहीं हुए, वो 2 महीने चल रहे हैं। अब हमारी सारी सिम बंद कर दी, जो 3G सिम थी अब हमें सारी सिम बंद करके 4G सिम दे दी। चालाकी सरकार की है, उनको लगा कि अब तो आशा इस सिम को कहीं ना कहीं डाल लेंगी, और उनके जिसके पास खुद का फ़ोन है तो वो डाल लेंगी ना, अपने बेटे के फ़ोन में डाल लेंगी, बेटी के डाल लेंगी, किसी जेठ देवर के फ़ोन में डाल लेंगी, घरवाले के फ़ोन में डाल लेंगी। और जैसे ही ये सिम डाल लेंगी फिर कहेंगे देखा हमने तो कहा था कि आशा के पास तो स्मार्टफोन था, लेकिन वो तो डिपार्टमेंट का काम नहीं करना चाहती। तो उनको फ़ोन खरीदने में इतने दिन लग रहे हैं। पिछले बार भी जब अपना डेलीगेशन MD से मिला तभी भी ये बात हुई, उन्होंने कहा हम आशाओं को एक बिल्कुल लेटेस्ट बहुत बढ़िया फ़ोन देना चाहते हैं। हमने कहा कि आप दीजिए फ़ोन, आप थोड़ा सा कम भी दे देंगे, आप फ़ोन दे देंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आप फ़ोन दे दीजिए। तो बोले कि हम 30,000 रुपये का फ़ोन आशा को देंगे। हमने लॉकडाउन के दौरान उनको चिट्ठी लिख के भेज दी 3। हमने कहा 30,000 आप छोड़ो, आप आशा के खाते में 15,000 रुपये डाल दो, हम अपना फ़ोन खुद खरीद लेंगे। लेकिन आज तक आशा है वो खाते में पैसे नहीं आए। खरीद लेंगे फ़ोन, हमें खरीदने में क्या जाता है। एक बार पैसे तो आए हमारे हाथ में, दुकान पे जाके हम फ़ोन भी खरीद लाएंगे, हम अपना सिम भी उसमें डाल लेंगे। फिर ये सरकार कहती है फलाना रिपोर्ट भेज दो, फलाना फ़ोटो भेज दो, फलाना सर्वे कर दो, वो भी हम कर देंगे। बल्कि हमारा तो उस फ़ोन के ऊपर ये काम रुका हुआ है कि हम कितनी मेहनत से जो अपना परफॉर्मा भरते हैं, उस परफॉर्मे पे कलम चलाते वक्त किसी को दया नहीं आती। ANM कहती है अरे ये काम ऐसे थोड़े था, इसमें ये डेट गलत भर दी तुमने, इसमें क्या तुम साथ गई थी, इसमें क्या तुम ये क्या कर रही थी, ये कागज इसका प्रूफ क्यों नहीं लगाया, इसका आपने ऐसे कैसे कर दिया। और फटाफट जो है कैंची उसके ऊपर चल जाती है। और बहुत पैसे ऐसे भी हैं जो बिना बताए ही आशा के काट लिए जाते हैं। जब आशा के खाते में पैसे आते हैं हमें तब पता चलता है कि हमने सेल्फ अप्रेजल तो 2000 का दिया था, लेकिन खाते में तो 1500 आए। किसी को नहीं पता चलता कि हमारे 1500 क्यों कट गए। ये मसला फ़ोन के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा जैसे ही आपका फ़ोन आएगा आपका परफॉर्मा डिजिटल हो जाएगा, आप अपना काम सीधा जब उसके अंदर डालेंगे तो आपको किसी ANM के साइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम खुश थे इस बात से कि कम से कम हम जो काम करेंगे हमें उस काम की, हमारे उस काम का मेहनताना मिलेगा। इसलिए हम ये फ़ोन लेना चाहते थे, लेकिन जो सरकार ने अभी तक फ़ोन नहीं दिया, उल्टा पहले तो 8 एक्टिविटी का पैसा काट लिया। प्रधानमंत्री ने कितने जोर शोर से टेलीविज़न पे प्रचार किया था, अब दिवाली का तोहफा 2018 में आशाओं को उनका वेतन डबल कर देंगे। लेकिन हरियाणा में तो डबल नहीं हुआ, वो हमने नारे लगाने पड़े, धरना देना पड़ा, तब जाके वो डबल किया। लेकिन उसमें जो हरियाणा सरकार देती है 50% बोनस हमें, उसके साथ वो काट लिया। मतलब 1500 रुपये मिलते थे, 1500 के 2000 कर दिए। डिपार्टमेंट कह रहा है कि नहीं आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, आपको फ़ायदा हुआ है, 500 रुपये का फ़ायदा हुआ। आपके तो 1500 रुपये बनते थे, अब आपके 2000 बनने लगे। हम कह रहे हैं हमारे तो 1500 बनते थे, प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपका जो है इंसेंटिव डबल हो गया, तो
हमारे प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार हमारे 3,000 रुपये बनने चाहिए थे। तो ये मांग हमारी है। इसमें क्या हो गया, जिसको चिल्ला चिल्ला के मीडिया में सारी जगह पे खुद कह रहे हैं कि हमने आशाओं का ये किया, हम तो वही अपना हक मांग रहे हैं जो सरकार कह रही है कि हमने ये कर दिया आशाओं के लिए, हम कह रहे हैं ये दे दो। फिर वो तो यहाँ तो नहीं रुके, इसलिए भी कोविड में हमें मजबूरी में सड़क पे बैठना पड़ा। इसलिए सड़क पे बैठना पड़ा हमें कि भाई जो है बात नहीं बोले, हमने 50% हमने सोचा कोरोना चला जाएगा, कोई नहीं आपा तब फिर मांग लेंगे, लेकिन वो तो साफ निकल जाता है और वो कहते हैं कि रास्ता पड़ जाता है। तो इनका तो रास्ता पड़ गया। अब उन्होंने 8 एक्टिविटी तक तो नहीं काम चलाया। अब कोरोना का 1,000 जब इंसेंटिव आया तो 1,000 का भी काट लिया हमारा 50%। 500 रुपये और देने थे उनको 1,000 पे, लेकिन वो 500 रुपये तो नहीं दिए, वो भी काट लिया। मतलब सांप भी निकला, रास्ता भी डाल गया। आज उन्होंने कोविड के 500 काटे हैं, पहले उन्होंने 8 एक्टिविटी के 50% काटा। अब वो कोई भी जो भी नया काम होगा उसका वो सबका पैसा काटेंगे, सबका पैसा काटेंगे। तो ये बात नहीं चलेगी कि आप दिन रात आशाओं से काम करवाओगे। आपको सांस लेते वक्त भी आशा याद आएंगी, आपको सपने में भी आशा याद आएंगी, लेकिन जब आपको आशा की पेमेंट करनी होगी तब आपको आशा याद नहीं आएंगी। ये बात नहीं चलेगी, इसलिए हम हड़ताल पे बैठे हैं। और जब हमने दरी बिछा ली, मजबूरी में बिछा ली, हम इतने परेशान हुए कि हमारा जीना हराम हुआ, इसलिए हमने दरी बिछा ली। अब हमने दरी बिछाई है तो हम ये कह रहे हैं कि भैया अब तो ये दरी हम ऐसे नहीं उठाएंगे, अब तो कुछ लेके उठाएंगे। अब हम कह रहे हैं कि जो हरियाणा सरकार का न्यूनतम वेतन है वो न्यूनतम वेतन आशा को दिया जाना चाहिए। अब हम ये मांग कर रहे हैं। हम साथ में कह रहे हैं कि आशा का सबको महंगाई भत्ता मिलता है, आशा की तो जरा से पैसे हैं, आप इस जरा से पैसे पे हमें महंगाई भत्ता क्यों नहीं देते? हमारा जो वेतन प्रोत्साहन राशियां हैं ये महंगाई भत्ते के साथ जुड़ने चाहिए। और इसमें जो साल में जब सबकी 2 बार इंक्रीमेंट लगती है महंगाई भत्ते की, तो आशाओं की भी ये इंक्रीमेंट लगनी चाहिए। हमें ESI और PF की सुविधा दी जानी चाहिए। आशा सबके आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, लेकिन आशा का आयुष्मान का कार्ड नहीं बनेगा। आशा सबका इलाज कराएंगी, लेकिन जब आशा बीमार हो जाएगी तो आशा के इलाज की जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी। ये नहीं चलेगा। हमारे इलाज की जिम्मेदारी, हमारे परिवार के इलाज की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, उनको हर हाल में लेनी पड़ेगी। ये मांग है हमारी। और तो हम कोई लंबी चौड़ा कुछ नहीं मांग रहे सरकार से, हम केवल ये कह रहे हैं कि जोखिम भत्ते के तौर पे जब तक कोविड चल रहा हमें 4,000 दे दो, हमारे सुरक्षा उपकरण हमें दे दो, हमसे एक ही तरह का काम ले लो। जो फालतू जो स्वास्थ्य विभाग से बाहर के काम हमारे पास आ रहे हैं वो ड्यूटियां हमारी ना लगाई जाए, केवल स्वास्थ्य विभाग के अंदर के काम हमें दिए जाए। और जब आशा को वैसे तो कह रहे सामाजिक कार्यकर्ता, लेकिन वो स्वास्थ्य विभाग की कार्यकर्ता है, स्वास्थ्य विभाग की वर्कर है। तो हमें जो है ये जो सामाजिक कार्यकर्ता की बजाय हमें हेल्थ वर्कर का दर्जा दिया जाए। हम ये मांग रहे हैं, न्यूनतम वेतन मांग रहे हैं, महंगाई के साथ उसको जोड़ने के लिए कह रहे हैं, हेल्थ वर्कर का दर्जा मांग रहे हैं, कोविड के दौरान जो ये जोखिम भत्ता मांग रहे हैं और सुरक्षा उपकरण मांग रहे हैं। इससे ज़्यादा हमने सरकार से कोई ऐसी मांग नहीं की है जो कि असंभव हो, जो हो सकने वाली ना हो। और हम कोई गलत मतलब इससे इरादे से भी नहीं बैठे, हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। और इस तरह से तो जब शुरुआत में शुरू हुआ काम, तब से आशाओं के साथ जितनी मार पिटाई की जितनी घटनाएं आई, तभी आशाओं ने कह दिया था कि दीदी कोई स्टेट कमेटी की मीटिंग कर लो, मीटिंग बुलाओ, और ऐसे तो काम नहीं होगा, हड़ताल कर ले। फिर उसी में से अपनी स्टेट कमेटी में से ये भी राय थी ना, महामारी चल रही है, देश संकट में है, संकट के समय पे हम अपने हाथ पीछे नहीं खींच सकते, हमें काम करना चाहिए। और अपनी तमाम स्टेट कमेटी की ये राय बनी कि जब देश महामारी से जूझ रहा है, जब देश संकट में है, कोई बात नहीं, हम काम करेंगे। हमारे पास 2 अतिरिक्त काम आएंगे तो हम वो 2 अतिरिक्त काम भी करेंगे। और आशाओं ने जी जान लगा के कोविड के अंदर काम किया है। इस बात की तारीफ, इस बात का जिक्र हर कहीं पे हुआ है कि आशाओं ने कोविड में जिस ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की है, दिन रात जो ड्यूटियां की हैं,
इसका सब जगह जिक्र हुआ है। लेकिन इस ड्यूटी के बदले आशाओं को क्या मिला? डांट फटकार, प्रताड़ना, मार पिटाई, यही मिला ना इसके बदले में, हमें और क्या मिला? तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। काम के बदले में हमें वेतन मिलना चाहिए। मोदी ने जब शुरुआत में क्या कहा कि ये कोरोना योद्धा है, हमें कोरोना योद्धा का नाम दिया, तो कोरोना योद्धा हैं तो जनता को कह दिया भाई इनके लिए ताली बजा दो, इनके लिए थाली बजा दो, इनके लिए शंख बजा दो। फिर सेना को भी कहा कि कोरोना योद्धाओं के लिए हेलीकॉप्टर से फूल बरसाओ। सेना आ गई फूल बरसाने के लिए। हम ये कह रहे हैं मोदी जी, खट्टर जी, कोई बात नहीं, फूल वूल की कोई बात नहीं है। फूल तो हम आपको पहुंचा देंगे, फूल तो हम आपको दे देंगे, आप तो हमें वेतन दे दो। इतना ही कह रहे हैं हम, और कुछ नहीं कह रहे हैं। ऐसी बात लेकिन सरकार ये नहीं करना चाह रही है। सरकार हमें पक्का करेगी तो क्या हम सरकार के लिए ताली नहीं बजाएंगे? ताली तो हम बजा देंगे, बजानी है हमें, लेकिन आप जो है ताली आप बजवाओगे और काम हमसे करवाओगे तो ये वेतन कौन देगा? फिर हमारी जो समस्या है उनका समाधान कौन करेगा? सरकार का ये काम नहीं है। सरकार का काम तो ये है कि हमारे वर्कर जिनको हमने फील्ड में या लगा रखा है, जिनको हम योद्धा कह रहे हैं, उन योद्धाओं को इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते समय क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, हम उन दिक्कतों का कैसे समाधान करें, ये सरकार को सोचना था, ये उनका काम था। लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। इससे अतिरिक्त जितने तरह के काम थे वो उन्होंने सारे किए। तो हमारे अंदर गुस्सा है, इस बात का गुस्सा है कि हमारी सैकड़ों वर्कर्स की हरियाणा के अंदर पिटाई हुई, उनकी FIR दर्ज यूनियन ने कराई तो कराई, विभाग ने उसमें कुछ नहीं किया। वहाँ गांव के अंदर विभाग की कोई टीम नहीं पहुंची उनके संरक्षण में। जिन आशाओं की पिटाई हुई, जिनको चोटें आई, गहरी चोट आई, उनके लिए कोई हर्जाना सरकार ने नहीं दिया। जो हमारी आशा कोरोना से पॉजिटिव हुई, कोरोना पॉजिटिव थी, हमारी ड्यूटी लगाई कि जो कोरोना पॉजिटिव है उनका हम पता करें, उनके घर दूध भी भेज दें, उनके घर सब्जी भी भेज दें, उनके घर हम फ्रूट भी भेज दें, हम उनका ध्यान रखें। लेकिन जब आशा पॉजिटिव हुई तो इस हरियाणा में उनको दूध सब्जी पूछने के लिए कोई नहीं आया। कैथल में है मेनका, अपनी यूनियन की नेता भी है, वो पॉजिटिव हो गई, उसके 2 बच्चे और वो हस्बैंड वाइफ, वो 4 ही थे परिवार में। वो पॉजिटिव हुई तो उसकी बेटी भी पॉजिटिव हो गई और उसके हस्बैंड भी पॉजिटिव हो गए। बेटा 8 साल का था, वो पॉजिटिव नहीं हुआ, चारों के टेस्ट हुए थे। उसको सांस में तकलीफ हो गई, उसका सांस रुका, हरियाणा में वेंटिलेटर ही नहीं मिले, वो पंजाब में गई, एक हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में ही गई, हालांकि पंजाब में पटियाला के अंदर, और पटियाला में जो है वो भर्ती हुई। तो उसके जो पति थे उनके हालात इतने खराब नहीं थे जितने मेनका के खराब थे। वो उनके साथ थे, वो पॉजिटिव भी थे और उनको कोई देखभाल के लिए भी चाहिए था वहाँ पे। उसकी बेटी भी वहाँ पे एडमिट हो गई, अकेला बेटा उसका घर में बच गया, कैथल पुंडरी ब्लॉक में है। उस बेटे को कोई पूछने वाला नहीं मिला कि आपके पास खाना है कि नहीं है। वो छोटा सा बच्चा रोए, उसको डिपार्टमेंट परेशान कर रहा है, ये कह रहा है नहीं, जब तेरा सारा परिवार पॉजिटिव है तो तू भी पॉजिटिव होगा, चल दोबारा टेस्ट करा, चल दोबारा ये करा। उस 8 साल के बच्चे को डिपार्टमेंट की क्या ड्यूटी बनती थी? ये ड्यूटी बनती थी कि वो उसको जाके कहते खाना क्या तुम्हें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो हम पहुँचाएंगे, दूध सब्जी कुछ तुम्हारे पास है कि नहीं है तो हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। जनता के लिए काम करते हुए तुम्हारी माँ यदि पॉजिटिव हो गई तो हम हैं, डिपार्टमेंट है, हम सब लोग हैं, हम आपका ख्याल रखेंगे। लेकिन किसी ने ख्याल नहीं रखा उसका, कोई उसको पूछने वाला नहीं मिला। कोई किसी ने पूछा तो यूनियन ने पूछा और कोई नहीं पूछने वाला मिला उसको। तो भाई ये जब हालात हो रहे हैं तो क्या हमारी जिंदगी इतनी फालतू है क्या? रोहतक के अंदर आशा पॉजिटिव हो गई, उसका हस्बैंड भी पॉजिटिव हो गया। आशा स्वस्थ थी, वो रिकवरी कर गई, उसके हस्बैंड को सांस की समस्या थी, वो उसकी डेथ हो गई। जब हम आपने कहा कि अब 50 लाख दे दो आप इनको, तो डिपार्टमेंट बोला आशा की डेथ होगी तो आशा को 50 लाख देंगे हम, हस्बैंड की डेथ हुई है तो 50 लाख थोड़े देंगे। हमने कहा 50 नहीं कि मैं 10, 20, 30 लाख कुछ तो दे दो, ये परिवार कैसे चलाएगी ना, उसको कुछ नहीं देंगे। हस्बैंड तो उसका बाहर काम करता था, क्या पता कहाँ पॉजिटिव हुआ होगा, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। उनकी ड्यूटी तो हमें जोखिम भत्ता देने की भी नहीं है, उनकी ड्यूटी हमारी जो आशा संक्रमित हो रही है उनका इलाज कराने की भी नहीं है,
उनकी ड्यूटी तो ये बन गई कि हमें कैसे वो फील्ड में धक्के खाने के लिए कैसे भेजें। हमारी मार पिटाई होती है तो हो जाए, हमारा आपस में झगड़ा होता है गांव में तो हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो कह रहे हैं कि 10 केस हर एक आशा लाएगी, रोज लेके आएगी, PHC पे लेके आएगी। हम कह रहे हैं कि गाँव में कैंप लगा लो, हम गांव के लोगों को बता देंगे यहाँ पे कोरोना का कैंप लगा है, जिसको अपना टेस्ट कराना होगा वो करा लेगा। हमें किसी का पता चलेगा फलाना आदमी पॉजिटिव है तो कोई नहीं, हम उसकी जानकारी भी सरकार को दे देंगे भी फलाना आदमी है, उसमें सिम्टम्स हैं, वो बीमार है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, आप उससे पूछ लो वह टेस्ट करवाता हो तो हमारे कहने से नहीं कराता। हम यही कहते हैं कि ना करवाना पड़ेगा, जबरदस्ती करवाना पड़ेगा। मतलब हमारे आपस में गांव में हमारे आपस में सिर कैसे फूटे, इस बात का पूरा प्रबंध सरकार ने कर दिया है। और इन सारी समस्याओं के खिलाफ आज हम यहाँ दरी बिछा के बैठे हैं। अब पूरे हरियाणा की आशाओं का ये मूड बन गया कि भाई देखते हैं सरकार भी कब तक बात नहीं करेगी। अब वो आंगनबाड़ी को लेटर जारी कर रहे हैं कि आशा कोरोना के कैंप नहीं लगवा रही, आशा सर्वे नहीं कर रही तो आंगनबाड़ी वाली सर्वे करके दे दो। कोई बात नहीं, वैसे तो आंगनबाड़ी की हमारी बहनें हैं, उनको कहना चाहिए कि भाई आशा हमारी बहन है, आप ये काम स्वास्थ्य विभाग का है, आप आशाओं से आप बात करो, उनका मुद्दा सुलझाओ और वही आपका काम करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, यदि आंगनबाड़ी काम करेगी तो वो भी करके देख लेगी। जो काम हमसे नहीं हुआ वो काम आंगनबाड़ी की वर्कर कैसे कर देगी। जो काम हम 15 साल से हमारी प्रैक्टिस हुई है, जो हमें आदत पड़ी है, जिस तरह से हमें ट्रेनिंग मिली है, जो काम हम कर सकते हैं वो काम आंगनबाड़ी की वर्कर तो नहीं कर पाएगी। तो लेकिन करके देख लेंगे, करवा लेगी सरकार, वो भी करा लेगी। जब तक सरकार हमसे बात नहीं करती, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करती, तब तक तो हम इस दरी से उठते नहीं है, यहीं बैठे रहेंगे, है ना। तो ये सारी समस्याएं हैं और केवल अब तो देश में केवल हम ये तो आशा हैं, तो आशा की समस्या लेके ही हम लड़ रहे हैं। हेल्थ के जो सारे ढांचे को भी प्राइवेट करने लग रही है सरकार, तो ये हेल्थ के ढांचे को भी हम अकेले तो नारे लगा के नहीं बचा सकते, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे कि हम अपने गांव के लोगों तक बताएं कि सरकार जो स्वास्थ्य विभाग को भी प्राइवेट करने जा रही है। और ये इलाज कोविड के दौरान हमने देख लिया, किसी का इलाज हुआ तो सरकारी अस्पतालों में बेशक हो गया और छोटा मोटा इलाज, सब प्राइवेट अस्पतालों में कोई इलाज नहीं हुआ। उन्होंने कई लाख के बिल बनाए लोगों के इलाज, जबकि कोई कोविड का है ही नहीं। अभी तो कोई दवाई नहीं आई, जिस बीमारी की कोई दवाई नहीं आई, उस बीमारी के इलाज के लिए आप कई लाख के बिल बना रहे हो। ये जो है स्थितियाँ चल रही हैं। फिर हम एक तरफ से मार नहीं है अपने ऊपर, आज के दिन मार अपने ऊपर ये भी है कि रेल बेच दी। दिल्ली जाते थे तो कोई तो बैठ लेते थे रेल में, कोई भट्टी से चढ़ता, कोई हिसार से चढ़ता, हम रेल में बैठ के थोड़े से किराए में दिल्ली पहुंच सकते थे। लेकिन अब दिल्ली हम थोड़े किराए में नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि मोदी जी ने रेल कहा है कि अब ये रेल जो है अडानी अंबानी की रेल अब चलेंगी, ये रेल प्राइवेट हो जाएंगी। तो वो भी गया। उस रेलवे में हमारे बच्चों को रोजगार मिलने की संभावना थी, वो रोजगार चला गया। बिजली बेच दी, लॉकडाउन के दौरान जो काम करे ये काम नहीं करे कि हमारे हेल्थ वर्कर को क्या समस्याएं हैं, उनके पास सुरक्षा उपकरण है कि नहीं है, कैसे उपलब्ध कराएं, ये काम करें। बिजली बेच दी, सुनो ध्यान से सारे, बिजली का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बिल पास हो गया। अब वो कह रहे कि जैसे आप फोन में डाटा डलाते हैं ना, जैसे अपना ये टीवी का जैसे डिश जो आप रिचार्ज कराते हैं, ऐसे ही जो है अब बिजली का भी डाटा मिलेगा आपको 2 घंटे बिजली चाहिए, 4 घंटे चाहिए, 10 घंटे चाहिए, जैसी बिजली लोगे वैसा सा पैसा दे देना। पहले आप कूपन डला लेना, जैसे आप फोन में डलाते हो, पहले कितना डाटा चाहिए, 1 GB चाहिए कि 2 GB चाहिए, फिर आप उस पे उंगली मारते हो तो वो आगे चलता है। तो ऐसे ही बिजली का स्विच जब ऑन करोगे, जब आप उसमें पैक डला दोगे, जब वो ऑन करोगे तभी वो स्विच ऑन होगा, नहीं तो वो स्विच ऑन नहीं होगा। और ये जरूर जब ये बिजली अभी सरकारी है तो हमारी पहुंच में है, मिलती नहीं, हर वक्त नहीं मिलती हमें, कई घंटे के कट लगते हैं, फिर भी जितनी आती है उतनी हम उसका बिल भर पाते हैं। लेकिन अडानी अंबानी की बिजली होगी तो इतने घंटे हम पक्के तौर पे ये बिजली नहीं जला पाएंगे। सारी भर्तियों पे रोक लगा रखी है, सारे डिपार्टमेंट में किसी को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अब जिनके काम धंधे थे छोटे मोटे, उन सब लोगों के काम धंधे बंद हो गए। मतलब एक तरफ तो हमारे ऊपर काम का दबाव
और फिर हमारा कोई बढ़ोतरी नहीं। ऊपर से हमारे घर वालों के किसी की कोई रेहड़ी थी, किसी की कोई छोटी दुकान थी, किसी का कोई और धंधे थे, छोटे मोटे अनेकों धंधे बंद हो गए। थोड़े बहुत लोगों के वापस शुरू भी हुए, लेकिन सबके अभी शुरू नहीं हुए हैं। परिवारों से आमदनियाँ खत्म हुई हैं। इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान आमदनी हमारी खत्म हो गई। तो हर तरीके से हमारे ऊपर मार है, ये मार है हमारे ऊपर हर तरह से कि हम अपना गुजारा कैसे करें। बच्चों को कह रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाओ, पूरी फीस मांग रहे हैं स्कूल वाले। कह रहे हैं कि मैसेज पे मैसेज डालते हैं, फीस भेजो स्कूल में, फीस भेजो। बच्चा स्कूल में गया ही नहीं, स्कूल में फीस भेजो। मेरा बच्चा है छोटा सा, वो मैंने भेजा ही नहीं क्योंकि वो उम्र से पहले पहली क्लास में हो गया। अभी उसको केजी में होना था, वो 5 साल का नहीं हुआ, लेकिन वो पहली क्लास में हो गया। मैंने उसको थोड़ा जल्दी डाल दिया स्कूल में। अब पहली में स्कूल वाले कह रहे हैं, मैंने कहा कि ना जी इस साल नहीं इसको स्कूल भेजती, अगली बार भेजूंगी, इसकी उम्र हो जाएगी पहली क्लास में जाने की। अभी ये 5 का अब हुआ है, जब ये एडमिशन कराया पहली क्लास में तब ये 5 का नहीं था। बोले नहीं आपका बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो तो सारा कैरी कर रहा है, उसको तो फर्स्ट का भी सब कुछ आता है, भेज दो स्कूल में भेज दो। जब स्कूल खुल ही नहीं रहे तो कहाँ भेज दे। ऑनलाइन कह रहे क्लास लगाओ, 2-2, 3-3 घंटे की ऑनलाइन क्लास चलती है। बच्चा बैठे ही नहीं ऑनलाइन क्लास में तो वो पढ़ ही नहीं सकता, उसको समझ ही नहीं आ सकता जो लगा रहे हैं। और छोटे बच्चे क्या क्लास लगाएंगे, 5-5 साल के बच्चे ऑनलाइन क्या क्लास लगाएंगे। फिर वो ऊपर से स्लिप भेज रहे हैं, सबके पास आ रही होगी, स्कूल की फीस दे दो, स्कूल की फीस दे दो। बच्चा गया ही नहीं स्कूल में, आप स्कूल की फीस दे दो। खर्चा कोई कम नहीं हुआ, आमदनी कम हुई हमारी। समस्या का किसी का समाधान नहीं हुआ, समस्याएं हमारी बढ़ी हैं। तो इस तरह से खेती पे बता दिया होगा कैसे नए नए विधेयक आ गए हैं, इस तरह से मंडी सिस्टम बर्बाद किया जा रहा है। कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। जो सरकारी है जिसको नीलाम करने के लिए ना निकाला हो। कोयले की खदान जब बेच रहा था मोदी तब तो आया था, सबके सामने आके बोल रहे थे अब जो है अब देश का विकास होगा। मतलब कोयला बेच दिया, कोयला जो है अडानी अंबानी इस्तेमाल करेंगे, अब देश का विकास होगा। देश का विकास इसलिए रुका हुआ था कि जो कोयला है। अब गलतियां हमारी भी हैं, है ना, माननी चाहिए। अपनी क्या गलती है, हमें तो लगता है, हम भी तो ताली बजाते हैं ना जब वो टेलीविजन पे सारा दिन चलता है, लो राम मंदिर बन गया, अभी नया भारत बन गया, राम मंदिर बन गया। राम इतना दिखा रखा, मोदी इतना दिखा रखा, राम की उंगली पकड़ के मोदी बता रहा है ये तेरा मंदिर है, तुझे इसमें जाना है। हम ये पूछते हैं ऐसा हमारा कैसा राम हो गया जिसको अपने मंदिर का रास्ता नहीं पता। जिस राम को हमारे मंदिर का रास्ता नहीं पता वो हमें क्या रास्ता दिखाएगा। तो ये कोई सवाल नहीं करता, सब कहते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राम को तो राम नहीं दिखाया टेलीविजन वालों ने, किसको राम दिखाया, सही सही पूछते, अपने दिल पे हाथ रखे। मोदी को राम दिखाया ना। तो मोदी अब ये कह रहा है कि मैं ही भगवान हूँ, जो कुछ करने वाला मैं हूँ। तो भाई आप जो कुछ करने वाले हो तो कुछ तकलीफ हमारे भी तो मन की सुन लो। अपने अपने मन की कहते हैं ना, वो हमारे मन की तो नहीं जानते। हम यहाँ बैठे हैं इस तकलीफ में बैठे हैं कि कोई हमारे मन की भी जान लो, हमारे मन की भी कोई बात सुन लो ना, लेकिन वो अपने मन की बात करते हैं। सब कुछ देश में बेच दिया, सारी चीज़ों पे जो है आज के दिन हमारे ऊपर ये सवाल है कि हमारे आने वाली ज़िंदगी कैसे चलेगी। वो आया था, आपने देखा होगा राफेल, जब वो हेलीकॉप्टर आए तो सारे टेलीविजन चैनल क्या कह रहे थे, अब पाकिस्तान को आंखें होंगी, अब चीन को आंखें होंगी, अब उनके साथ ये होगा। बात ये है कि भाई वो चीन के आंखें हो गई क्या? हेलीकॉप्टर रफाल आए तो कई दिन हो लिए, क्या चीन को आंख हो गई? वो पाकिस्तान भी वही है वहाँ, उन 4 रफेल से कैसे आंख हो सकती है? क्या इससे पहले अपने देश में कोई हेलीकॉप्टर नहीं था? इससे पहले क्या अपने देश में कोई जहाज नहीं था? लेकिन वो ये बताना चाहते हैं कि जनता की और कोई समस्या नहीं है, कि समस्या थी राम मंदिर नहीं बना था और अब हमने राम मंदिर बना दिया और अब जनता की सारी समस्या खत्म। दूसरी समस्या पाकिस्तान से थी, आजकल नई नई चीन से हुई है। भाई इनसे चीन से और पाकिस्तान से समस्या है, उनके लिए रफेल ला दिया, वह समस्या भी खत्म। अब जनता बिल्कुल खुश है, उसकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है। ये टीवी चैनल दिखा रहे हैं और यही सरकार बोल रही है। तो हम जो है यदि उसमें ताली बजाते हैं, सारे काम करते हैं, उनको बताते हैं हाँ जी बिल्कुल सही है, बढ़िया है, बढ़िया है,
तो वो क्या मानेंगे, वो तो यही मानेंगे कि भाई ये जो कह रहे हैं यही ठीक है, इसका मतलब हमें बस इतना ही चाहिए था। हम कह रहे हैं कि भाई मंदिर बन गया कोई बात नहीं, अच्छी बात है, और पहले भी बहुत सारे मंदिर थे, एक और भी मंदिर बन गया देश में, चलो अच्छी बात है। लोगों के दिलों में बिठाया इतने दिन तक मंदिर बनाएंगे मंदिर बनाएंगे, अब वो मंदिर बना दिया, ठीक है, अब काम खत्म हो गया। अब आप दूसरे काम की बात करो, अब आप रोजगार की बात करो, अब आप हमारी जो जीवन की बाकी समस्याएं हैं उनकी बात करो। हम कोई राम मंदिर की खिलाफत नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आपने क्यों राम मंदिर बना दिया, ठीक है, आप बना रहे हो तो बना लो राम मंदिर, लेकिन हमारी इन समस्याओं पे बात करनी पड़ेगी। ये जो राम मंदिर की लॉलीपॉप है, इससे हमारा काम नहीं चलेगा। ये संदेश हमें जनता को देना है, हमें बताना है, मोदी तक ये संदेश पहुंचाना है कि जरा आप बात करो हमारी भी तकलीफ पे। काफ़ी धूप है, काफ़ी गर्मी है, सब साथियों ने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी 2-3 फोन आ गए हैं, देख लो इसको। दुकानदार भाई है पड़ोसी, ये एक ठंडा लेके आए हैं तो ये लेके